हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज डेली करंट अफेयर्स आर्टिकल और फिर उस पर बेस्ड क्यूज। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल आखिर है क्या। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, विगत 20 वर्षों में बैंकों में जमा में सर्वाधिक कमी आई है। तो है क्या, हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार ऋण क्षेत्र में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे वर्ष 2023-24 में बैंकों में सबसे कम जमा प्राप्ति हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप विगत 2 दशकों में ऋण जमा अनुपात काफ़ी असंतुलित हो गया है। जमा प्राप्ति में कमी या डिपॉजिट क्रंच क्या है, परिचय देखेंगे। कर भारतीय बैंकों को जमा नकदी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। कर वर्तमान में ऋण जमा अनुपात 80 से 20% के साथ वर्ष 2015 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है। कर जमा नकदी का अनुपात यह इंगित करता है कि किसी बैंक का कितना जमा ऋण के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखते हैं, जमा प्राप्ति में कमी। कर जमा नकदी का संकट तब उत्पन्न होता है जब बैंकों के पास अपने ग्राहकों को उधार देने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं होती है। परिणाम स्वरूप व्यवसायों के सुचारू संचालन में बाधाएं उत्पन्न होती है और कर्मचारियों को वेतन प्राप्त करने में देरी होती है। कर यह आर्थिक स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को बाधित कर सकता है। जमा प्राप्ति में कमी का कारण। कर बेहतरीन बाजार प्रदर्शन एवं बढ़ती वित्तीय जागरूकता के कारण निवेशक तेजी से उच्च रिटर्न इक्विटी लिक्विडिटी उत्पादों की ओर अधिक उन्मुख हो रहे हैं, जिससे बैंकों के समक्ष जमा प्राप्त करने और ऋण वृद्धि के समर्थन की दोहरी चुनौती उत्पन्न होती है। कर एकत्र की गई जमा राशि के एक हिस्से के नियामक आवश्यकताओं जैसे नकद आरक्षित अनुपात तथा वैधानिक तरलता अनुपात, ऋण देने योग्य धन को कम करने एवं जमा के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए अलग रखा गया है। हाल ही की तिमाही में बैंकों ने धीमी जमा वृद्धि के बीच ऋण को बढ़ावा देने के लिए अपने अधिशेष यानी SLR होल्डिंग्स का उपयोग किया, लेकिन जैसे जैसे SLR बफर्स कम होते हैं, उन्हें लाभप्रदता के साथ जमा दर में बढ़ोतरी को संतुलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। कर बढ़ती प्रतिस्पर्धा, वैकल्पिक निवेश विकल्पों तथा वास्तविक संपत्तियों की ओर बदलाव के बीच खुदरा जमा को आकर्षित करने के लिए बैंकों में पिछले वित्त वर्ष में जमा दरों में वृद्धि हुई है। कर HDFC तथा HDFC बैंक के विलय के परिणाम स्वरूप HDFC के ऋण तथा जमा को बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया गया है, जिसने समग्र आंकड़ों में योगदान दिया है। आगे देखते हैं निहितार्थ। कर उच्च CD अनुपात से बैंक की महंगी बड़ी जमाओं पर निर्भरता बढ़ जाती है। कर जिसकी पूर्ति उसके मुख्य जमाकर्ताओं से नहीं हो सकती है और संभावित रूप से उच्च बहिर्वाह के कारण तरलता जोखिम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कर इससे ऋण तक सीमित पहुंच के कारण व्यवसायों को तरलता संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आगे और क्या है, कर कर्मचारियों के वेतन में देरी हो सकती है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो सकती है। इसका गंभीर समग्र आर्थिक प्रभाव हो सकता है, जिसके लिए बैंकिंग क्षेत्र को स्थिर करने हेतु तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है। समाधान। कर लगभग 20 वर्षों में सबसे खराब जमा संकट पर तत्काल ध्यान देने के साथ ही रणनीतिक हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है। कर जैसे जैसे भारत इस चुनौतीपूर्ण चरण से गुजर रहा है, हमारे बैंकों की सुरक्षा एवं वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना सर्वोपरि उद्देश्य बन गया है। कर इसका समाधान ढूंढने के लिए RBI और बैंकों को सहयोग करना होगा। कर अधिक जमा राशि को प्रोत्साहित करना एवं ऋण वितरण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण कदम है। कर संकट की गंभीरता के बारे में सार्वजनिक जागरूकता हमारी बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रेरित कर सकती है। आइए देखते हैं इरेज क्रॉसिंग आखिर है क्या। तो इजराइल ने गाजा को अधिक सहायता, ठीक है, इजराइल ने गाजा को अधिक सहायता प्रदान करने के लिए 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमलों के बाद पहली बार इजराइल और उत्तरी गाजा के बीच इरेज क्रॉसिंग को फिर से खोल दिया है। कर इरेज या बेत हनून जिसको बोलते हैं, गाजा पट्टी के उत्तर में स्थित है। यह इजराइल और गाजा के बीच लोगों की आवाजाही का मुख्य मार्ग था। कर यह मुख्य रूप से एक पैदल यात्री क्रॉसिंग है, लेकिन इसका उपयोग सड़क के रूप में किया जा सकता है। युद्ध से पहले ही गाजा के साथ इजराइल के सभी क्रॉसिंगों के माध्यम से आवाजाही पर अत्यधिक प्रतिबंध लगा दिया गया था। कर इजराइल ने 17 वर्ष पूर्व मिस्र के साथ क्षेत्र में नाकाबंदी लगा दी थी। कर वर्तमान में परिचालित एकमात्र क्रॉसिंग मिस्र के साथ राफा क्रॉसिंग और इजराइल के साथ
कैरम सलोम हैं। हमास एक फ़िलिस्तीनी राजनीतिक सशस्त्र समूह है जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यह एक उग्रवादी समूह है जो इजरायली कब्जे के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन में के रूप में उभरा। नॉस्ट्रो या बोस्ट्रो खाते क्या होते हैं? तो नॉस्ट्रो खाता एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक में रखा गया खाता है। ठीक है, यह ग्राहकों को दूसरे बैंक के खाते में पैसा जमा करने की अनुमति देता है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा आगे है कि इसका उपयोग प्रायः तब किया जाता है जब किसी बैंक की किसी अन्य देश में कोई शाखा ना हो। ठीक है, नोस्ट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है हमारा। बोस्ट्रो खाता वह खाता है जो एक संपर्की बैंक को दूसरे बैंक की ओर से रखता है। बोस्ट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है आपका। नोस्ट्रो तथा बोस्ट्रो खाते विदेशी मूल्य वर्ग में खोले जाते हैं, तो ये तो ध्यान देना है। बोस्ट्रो खाते घरेलू बैंकों के वैश्विक बैंकिंग आवश्यकताओं वाले ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंक की सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। क्या है? बोस्ट्रो खाते घरेलू बैंकों को वैश्विक बैंकिंग आवश्यकताओं वाले ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। बोस्ट्रो खाता सेवा में वायर ट्रांसफ़र निष्पादित करना, विदेशी मुद्रा लेन देन करना, जमा एवं निकासी को सक्षम करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों में तेजी लाना है। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। नोस्ट्रो और बोस्ट्रो इस प्रकार से समझ में नहीं आया होगा। अब मान लेते हैं भारत है, इधर मान लेते हैं अमेरिका है। ठीक है, तो भारत का कोई बैंक जो है अमेरिका के कोई बैंक में अपना खाता खुलवाया और वहाँ से वो ट्रांजैक्शन करवा रहा है। भारत ने खोला अपना खाता कहाँ? अमेरिका में, तो वो नोस्ट्रो कहलाएगा। लेकिन अमेरिका का कोई बैंक है और विदेशी ट्रांजैक्शन करना चाहता है, भारत में किसी बैंक में अपना खाता खोल दे, उसके माध्यम से ट्रांजैक्शन विदेशियों का करवा रहा है। ठीक है, तो वो कहलाएगा बोस्ट्रो। ठीक है, तो नोस्ट्रो खाता बोस्ट्रो खाता यही है। मर्सेनरी स्पाईवेयर हमला। एप्पल ने हाल ही में भारत और 91 अन्य देशों में आईफोन उपयोगकर्ताओं के लिए तत्काल सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अधिसूचनाओं में चेतावनी दी गई है कि उनके उपकरण को मर्सेनरी स्पाईवेयर हमले में दूर से निशाना बनाया गया है। नियमित साइबर आपराधिक गतिविधि या उपभोक्ता मेलवेयर की तुलना में मर्सेनरी स्पाईवेयर हमले असाधारण रूप से दुर्लभ और अत्यधिक पुरस्कृत होते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखना है। आम साइबर खतरों के विपरीत मर्सेनरी स्पाईवेयर हमले को उद्देश्य उपयोगकर्ता के डिवाइस तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना है। यदि किसी डिवाइस पर लक्षित मर्सेनरी स्पाईवेयर हमले से छेड़छाड़ की जाती है तो हमलावर संवेदनशील डेटा, संचार, यहाँ तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक दूरस्थ रूप से पहुंचने में सक्षम हो सकता है। ये रणनीतिक रूप से लक्षित उच्च लागत वाले हमले हैं जो ऐतिहासिक रूप से राज्यों से जुड़े हुए हैं। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, राजनेताओं और राजनयिकों जैसे चुनिंदा व्यक्तियों को लक्षित करते हैं। एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित पेगासस मर्सेनरी स्पाईवेयर के उदाहरणों में से एक है। आगे देखते हैं जीरो साइंस। इसको जीरो साइंस नहीं पढ़ी, जेरो साइंस पढ़ सकते हैं, जेरोंटोलॉजी से। ठीक है, तो वहाँ से समझेंगे। जीरो भी उच्चारण होता है, इसलिए चलिए आगे देखते हैं। शोधकर्ताओं ने डीएनए मिथाइलेशन का अध्ययन करके उम्र बढ़ने की गति को मापने हेतु एक रक्त परीक्षण विकसित किया है। यह रक्त परीक्षण इस बात की जांच करता है कि कैसे एक एंजाइम वृद्ध वयस्कों के डीएनए में मिथाइल समूह जोड़ता है, जिससे इस प्रक्रिया और उम्र बढ़ने के बीच संबंध का पता चलता है। जीरो साइंस आखिर है क्या? यह उम्र बढ़ने और उम्र से संबंधित बीमारियों के जैविक तंत्र को समझने पर केंद्रित अंतःविषयक क्षेत्र को संदर्भित करता है। ठीक है, इसको हटाइए जीरो साइंस। इसमें डीएनए मिथाइलेशन एंजाइम गतिविधि यानी जैसे गेरोजाइम या फिर जेरोजाइम जो भी पढ़िए, उम्र बढ़ने से जुड़े एंजाइम, सामाजिक आर्थिक प्रभाव और पोषण, व्यायाम व संगीत आधारित चिकित्सा जैसे जीवन शैली हस्तक्षेप सहित विभिन्न कारकों का अध्ययन शामिल होता है मिथाइलेशन में। ठीक है, आगे क्या है? डीएनए मिथाइलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डीएनए अणु में मिथाइल समूह को जोड़ा जाता है। यह जीन अभिव्यक्ति को विनियमित करने और जीनों में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य उम्र बढ़ने और मनोभ्रंश जैसे
उम्र से संबंधित स्थितियों से निपटने के लिए उम्र बढ़ने से संबंधित विशिष्ट प्रक्रियाओं को लक्षित करने वाली औषधि जैसी रणनीतियाँ विकसित करना है। बाल्टीमोर ब्रिज यानी फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज क्या है, हाल ही में एक कंटेनर जो है जहाज बाल्टीमोर ब्रिज से टकरा गया जिससे उसके कई हिस्से टूटकर पटाप्सको नदी में गिर गए। कर इसका नाम अमेरिकी राष्ट्रगान द स्टार स्पेंगल्ड बैनर के लेखक फ्रांसिस स्कॉट की नाम पे रखा गया था। ब्रिज का नाम बंदरगाह छोड़ने वाले बड़े जहाज़ों के विपरीत जहाज ब्रिज के नीचे मानक मार्ग से भटक गया था। कर ब्रिज में अतिरिक्त का अभाव था और यह फ्रैक्चर क्रिटिकल था, जिसका अर्थ है कि किसी भी हिस्से की विफलता आंशिक या पूर्ण पतन का कारण बन सकती है। कर वर्ष 2021 में बाल्टीमोर संयुक्त राज्य अमेरिका का 17वां सबसे बड़ा बंदरगाह था। कर यह कारों और भारी कृषि उपकरणों सहित देश का सबसे बड़ा वाहन हैंडलिंग बंदरगाह है। पटाप्सको नदी निचली पटाप्सको नदी बाल्टीमोर बंदरगाह को चेसापिक खाड़ी और अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पटाप्सको नदी की मुख्य धारा मध्य मैरीलैंड में 39 मील की नदी है जो चेसापिक खाड़ी में बहती है। नदी का ज्वारीय भाग बाल्टीमोर शहर के लिए बंदरगाह बनाता है। त्रिशूरपुरम कर हाल के एक फैसले में केरल उच्च न्यायालय ने त्रिशूरपुरम उत्सव के दौरान हाथियों एवं कलाकारों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। कर त्रिशूरपुरम केरल के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सार का एक भव्य उत्सव है। कर मलयालम महीने मीडम यानी अप्रैल मई में मनाया जाने वाला पुरम त्रिशूर के थेकिंगकड़ मैदानम में आयोजित किया जाता है और इसे सभी पुरम यानी वार्षिक त्यौहार की जननी माना जाता है। इसकी शुरुआत कोचीन के महाराजा 1790 से 1805 सखथन थम्पुरन के नाम से मशहूर राजा राम वर्मा ने 10 अलग अलग मंदिरों की भागीदारी के साथ की थी। करह पारंपरिक पोशाक और पारंपरिक ऑर्केस्ट्रा संगीत से सजे राजसी हाथी उत्सव का हिस्सा है। करह त्रिशूरपुरम से पहले अराट्टुपुझापुरम केरल का सबसे बड़ा त्यौहार था। एशियाई जंगली कुत्ते के बारे में देखेंगे, कुछ खबर है। कर रहा है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में बोलेंगे MTR में एशियाई जंगली कुत्तों के झुंड को पपड़ी युक्त, ठीक है, एक्सफोलिएटिंग त्वचा संक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। यह खुजली की बीमारी है। कर यह बीमारी परजीवी घून या टिक के कारण होता है, तो ये सब ध्यान देना है। कर एशियाई जंगली कुत्ते के झुंड को ढोल्स, ठीक है, ढोले भी कहते हैं। कर यह एक चिंताजनक कवक एवं जीवाणु संक्रमण है। तो कवक और जीवाणु से संक्रमण होता है जिसका प्रसार बाघ एवं तेंदुओं सहित अन्य प्रजातियों में भी हो सकता है। कर साथ ही इंसानों में भी संक्रमण फैलने की आशंका है क्योंकि यह जूनोटिक प्रकृति का रोग है जो जानवर से इंसान में फैलता हो। कर ढोल के बारे में, ढोले या भारतीय एशियाई जंगली कुत्ता क्योन प्रजाति का एकमात्र मौजूदा सदस्य है। कर यह अत्यधिक सामाजिक जानवर है जो झुंड में रहते हैं और शिकार करते हैं। ये आँख के बजाय सूंघने की यानी घ्राण शक्ति से शिकार का पीछा करते हैं। वैज्ञानिक नाम की बात किया जाए तो कोन अल्पानाइस इसका नाम है, ठीक है। अन्य नाम की बात किया जाए तो एशियाई जंगली कुत्ता, ढोल, भारतीय जंगली कुत्ता, लाल कुत्ता, जंगली कुत्ता। संरक्षण है IUCN की स्थिति में ये लुप्त प्राय है। साइट्स के परिशिष्ट 2 में हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में है, ठीक है। आगे देखते हैं आवास एवं वितरण। भारत में वितरण की बात किया जाए तो ये जंगली कुत्ते संपूर्ण भारत में हिमालय की ऊंचाई से लेकर मैदानी इलाकों तक वैश्विक वितरण की बात करें तो भारत, मध्य एवं पूर्वी एशिया, चीन और मलेशिया में भी ये पाया जाता है। खतरा है कि निवास स्थान की हानि हो रही है, शिकार आधार की कमी होए और बीमारी, ये सब। चलिए आगे देखते हैं। आगे यदि देखा जाए तो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में, MTR के बारे में देखेंगे। कर मुद्दुमलाई नाम का अर्थ है प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला। कर यह स्थान 65 मिलियन वर्ष पुराना है जब पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ था। कर यह वर्ष 1986 के दौरान घोषित भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायो रिजर्व
का एक हिस्सा है ये। अवस्थिति यानी इसका लोकेशन क्या है, तो एमटीआर तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पर अवस्थित है, जो 688.59 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। कर इसके पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य यानी केरल, उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व तो कर्नाटक में है, ये भी याद रखना है कि साझा सीमाएं। कर साथ ही दक्षिण तथा पूर्व में नीलगिरी डिवीजन और दक्षिण पश्चिम में गुडलूर वन डिवीजन मिलकर बाघ एवं स्याही हाथियों जैसे प्रमुख प्रजातियों के लिए एक बड़ा संरक्षण प्रदेश बनाता है। आगे यदि देखें तो महत्वपूर्ण वनस्पति एवं जीव। रिजर्व में लंबी घासें हैं जिन्हें आमतौर पर हाथी घास कहा जाता है। वहाँ विशाल किस्म के बाँस, मूल्यवान लकड़ी की प्रजातियाँ जैसे सागौन, रोजवुड आदि हैं। एमटीआर में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं जिनमें बाघ, हाथी, भारतीय गौर, पैंथर, सांबर, चीतीदार हिरन, भौंकने वाले हिरन, माउस डियर, लंगूर, मालाबार, विशाल गिलहरी, जंगली कुत्ते, मैंगो, जंगली बिल्ली और लकड़बग्घा शामिल है। पक्षी की बात किया जाए तो इस अभयारण्य में पक्षियों की संख्या 260 से अधिक प्रजातियों की विस्तृत विविधता पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली 8% पक्षी प्रजातियां मुदुमलाई में दर्ज हैं और इसमें मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, ठीक है, मालाबार फाइड हॉर्नबिल, मालाबार लाफिंग थ्रश, फ्रॉग माउथ और विभिन्न प्रकार के कठफोरवा जैसे दुर्लभ पक्षी भी शामिल है। आइए देखते हैं हॉर्नबिल बीजों के प्रकीर्णन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये पक्षी। मालाबार व्हिस्लिंग थ्रश, मोर और जंगल फॉल मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में पाई जाने वाली अन्य महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियां हैं। इसमें मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार प्राइड हॉर्नबिल, लाफिंग थ्रश, फ्रॉग माउथ और विभिन्न प्रकार के कठफोरवा जैसे दुर्लभ पक्षी शामिल हैं। ये लगता है डबल कर दिए क्या। हॉर्नबिल बीजों के प्रकीर्णन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मालाबार व्हिस्लिंग थ्रश, मोर और जंगल फॉल मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में पाई जाने वाली अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं नींद लेने या सोने का अधिकार। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक वरिष्ठ नागरिक से पूरी रात पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की निंदा की गई है। क्या है मामला, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह आदेश 64 वर्षीय राम इसरानी की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जांच को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया है। ईडी द्वारा अवैध गिरफ्तारी का दावा करने वाले 64 वर्षीय व्यवसायी की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने उस तरीके की आलोचना की है जिस तरह से रात भर ईडी कार्यालय में उनका बयान दर्ज किया गया था। तो आइए देखते हैं अब न्यायालय ने क्या कहा। उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 यानी सम्मान के साथ जीवन का अधिकार के तहत नींद का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। नींद की कमी किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, उसकी मानसिक क्षमताओं, संज्ञानात्मक कौशल आदि को खराब कर सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत नींद का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नींद एक मौलिक अधिकार है और सुरक्षा के अधीन है। इसका मतलब है कि कोई भी रात में शांतिपूर्ण माहौल में नींद के दूसरों के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। हालांकि नींद का अधिकार एक निहित अधिकार है, इसमें नींद की जगह, नींद का समय और नींद के तरीके जैसे कुछ प्रतिबंध हैं। कोई भी अनुचित कार्य नहीं कर सकता, जैसे दिन में नींद लेना, नग्न सोना, सार्वजनिक स्थानों पर नींद लेना आदि। देखते हैं आगे और क्या है। ऐतिहासिक फैसले। सईद मकसूद अली बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2001 में कुछ है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक सभ्य वातावरण में रहने का अधिकार और रात में शांति से सोने का अधिकार है। रामलीला मैदान हादसा बनाम गृह सचिव भारत संघ एवं मन्नी 2011। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ी है, जो अनुच्छेद 21 का एक अविभाज्य पहलू है। यह भारतीय संविधान का एक अपरिहार्य अधिकार है जिसको छीना नहीं जा सकता है। फोरम पर्यावरण की रोकथाम एवं ध्वनि प्रदूषण बनाम भारत संघ एवं मन्नी 2005। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शोर हमारे काम, आराम, नींद और नींद में आने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। शोर की घुसपैठ से सोए हुए लोगों को जगाया जा सकता है। इसके न केवल सतर्कता की स्थिति के दौरान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिणाम हो सकते हैं, बल्कि सोच से यह भी पता चलता है कि प्रभाव तब भी हो सकता है जब शरीर अनजान हो या नींद में हो।
करा है वूरा बाजार फायर वर्कर्स डीलर्स बनाम पुलिस आयुक्त और अन्य। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खराब रात्रि माहौल के कारण नींद पर पड़ने वाले प्रभावों को रेखांकित किया था। खड़क सी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 1962। किसी व्यक्ति के निवास में घुसपैठ करना, उसकी नींद या सामान्य आराम में खलल डालते हुए उसके दरवाजे पर दस्तक देना आवश्यक रूप से उसके स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार का उल्लंघन करता है, जो 19 के डी के तहत और साथ ही अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसका वंचन भी है। तो ये कुछ केस थे। आते हैं वियना अभिसमय 1961 का उल्लंघन। हाल ही में इक्वाडोर स्थित मैक्सिको दूतावास पर इक्वाडोर की छापेमारी को राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय के गंभीर उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है। तो इसको आप ऐसे समझिए, इक्वाडोर स्थित मैक्सिको दूतावास, तो इक्वाडोर में मैक्सिको का दूतावास स्थित है और इक्वाडोर ने वहाँ कुछ छापेमारी किया जो नियम के विरुद्ध था। तो क्या है, इक्वाडोर के पूर्व उपराष्ट्रपति जॉर्ज डेविड ग्लास को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की गई थी। डेविड ग्लास ने मैक्सिकन दूतावास में शरण ली थी, ऐसा है। राजनीतिक संबंधों पर वियना अभिसमय 1961 के प्रमुख अनुच्छेद 22 क्या कहता है। दूतावास परिसर उसके प्रमुख की अनुमति के बिना अनुलंघनीय है। इसका अर्थ है कि दूतावास परिसर के प्रमुख की अनुमति के बिना कोई गतिविधि नहीं किया जा सकता है, अर्थात प्रवेश, जांच, छानबीन आदि के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है। दूतावास की सुरक्षा का विशेष दायित्व उसी देश का ही होगा जिस देश में दूतावास स्थित है। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान में रखना है। दूतावास से संबंधित सभी साजो सामान एवं संपत्ति को तलाशी, अधिग्रहण, कुर्की या दंड से मुक्त रखा गया है। और भी कुछ अनुच्छेद है उस सभी समय का। अनुच्छेद 24 की बात किया जाए तो दूतावास के अभिलेख एवं दस्तावेज किसी भी समय अथवा जहाँ कहीं भी हो अनुलंघनीय रहेंगे। अनुच्छेद 26 की बात यदि किया जाए तो जिस देश में राजदूत व उसके सदस्य हैं वह देश उन सभी को अपने क्षेत्र में आवागमन एवं यात्रा की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा। फिर है अनुच्छेद 27। दूतावास से संबंधित कोई भी सामग्री जैसे कुरियर, डाक, किसी प्रकार का बैग आदि की ना तो तलाशी ली जाएगी और ना ही उसे दूतावास तक पहुंचने से रोका जाएगा। अनुच्छेद 29। राजनयिक एजेंट अनुलंघनीय होंगे, उसे किसी प्रकार की गिरफ्तारी, हिरासत से छूट प्राप्त होगी। जिस देश में राजनयिक हैं वह देश उसके साथ उचित सम्मान के साथ व्यवहार करेगा और उसके व्यक्तित्व, स्वतंत्रता या गरिमा पर किसी भी हमले को रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा। अनुच्छेद 30। राजनयिक एजेंट के निजी निवास को दूतावास परिसर के समान ही सुरक्षा व अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 31 की बात यदि किया जाए तो एक राजनयिक एजेंट को कुछ अपवादों के साथ उस देश के आपराधिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ नागरिक व प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से भी छूट प्राप्त होगी जहां दूतावास स्थित है। अनुच्छेद 37। किसी राजनयिक एजेंट के परिवार के सदस्य तथा उनके परिवार के दूतावास के प्रशासनिक व तकनीकी कर्मचारी यदि वे मेजबान देश के नागरिक नहीं हैं तो भी उन्हें विशेषाधिकार व अनुमतियाँ प्राप्त होगी। आइए देखते हैं समलैंगिक समुदाय के लिए पैनल। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने समलैंगिक समुदाय से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। 6 सदस्यीय पैनल के बारे में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता के साथ इसके अन्य सदस्यों में गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार विकास मंत्रालय के सचिव शामिल हैं। यह समिति यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाएगी कि समलैंगिक समुदाय को वस्तुओं और सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुँच में किसी भी तरह के भेदभाव का सामना न करना पड़े, उन्हें किसी भी तरह के हिंसा का खतरा न हो। केंद्र सरकार के विधायी विभाग द्वारा निर्धारित संदर्भ की शर्तों के आधार पर समिति यह सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार करेगी कि समलैंगिक लोगों का अनैच्छिक चिकित्सा, उपचार और सर्जरी के अधीन ना किया जाए, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को कवर करने के लिए मॉड्यूल भी शामिल है। समिति को आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों और अन्य अधिकारियों को भी शामिल करने की भी अनुमति प्राप्त है। समिति के कार्य क्षेत्र में समलैंगिक जोड़े या साझेदारियों को मान्यता देने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तथापि उसे अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार करने का अधिकार दिया गया है जिन्हें वह आवश्यक समझे। आइए देखते हैं स्टार प्रचारक।
तो ये क्या होते हैं? कह रहे विभिन्न राजनीतिक दल प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची तैयार करती है। इनका चयन पार्टी नेताओं में से राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक इंजीनियरिंग और प्रभावी संचार कौशल सहित कई कारकों के आधार पर किया जाता है। स्टार प्रचारक को और देखते हैं। कर किसी भी पार्टी के चुनाव जीतने की रणनीति का अहम हिस्सा होने के बावजूद स्टार प्रचारकों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं बनाई गई है। कर राजनीतिक दल अपने प्रमुख पार्टी सदस्यों को स्टार प्रचारक के तौर पर नामित करते हैं। कर ये फिल्म अभिनेता या एथलीट भी हो सकते हैं। कर चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को स्टार प्रचारकों की सूची उपलब्ध करानी होती है। और देखते हैं कर स्टार प्रचारकों के लिए चुनाव आयोग के दिशा निर्देश आखिर होते क्या हैं? कर जब कोई पार्टी चुनाव आयोग के स्टार प्रचारकों की सूची भेजती है तो कुछ परिस्थितियों को छोड़कर उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि वो सूची है जो रहेगा, लेकिन बदलाव कब किया जाएगा? कर इस सूची में केवल 2 आधारों पर संशोधन किया जा सकता है। रहा अगर आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान किसी स्टार प्रचारक की मृत्यु हो जाती है। कर अगर कोई स्टार प्रचारक पार्टी छोड़ देता है तो राजनीतिक दल सूची में बदलाव कर सकते हैं। कर यानी क्या दूसरा नाम भी जोड़ा जा सकता है। कर स्टार प्रचारकों की व्यय सीमा और दिशा निर्देश। कर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार के दौरान स्टार प्रचारक द्वारा किया गया खर्च उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल नहीं होता है। तो जो स्टार प्रचारक है उसके द्वारा जो खर्च होता है वो चुनाव खर्च में जोड़े नहीं जाते हैं, ये ध्यान रखना। कर यह खर्च राजनीतिक दल द्वारा वहन किया जाता है। अब है कि हालांकि अगर स्टार प्रचारक किसी सीट से चुनाव लड़ता है, वह स्टार प्रचारक भी है साथ में उम्मीदवार भी है, तो उसके चुनावी क्षेत्र में किया गया खर्च उसके चुनाव खर्च में शामिल माना जाएगा या किया जाएगा। कर स्टार प्रचारकों से संबंधित और भी नियम। कर चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल, ध्यान देना है, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के लिए 40 स्टार प्रचारकों को अनुमति दे सकता है मात्र। ठीक है, एक पार्टी को। कर है गैर मान्यता प्राप्त दल अपनी सूची में। अब गैर मान्यता प्राप्त दल जो एक पार्टी तो है राजनीतिक पार्टी, बट उसको अभी मान्यता नहीं प्राप्त हुआ है, राष्ट्रीय है या राज्य स्तरीय है, तो 20 स्टार प्रचारकों को शामिल कर सकते हैं ये, यानी कि आधा। अक्सर राजनीतिक दल अलग अलग राज्यों के लिए स्टार प्रचारकों की अलग अलग सूचियां जारी करते हैं, और यदि कोई स्टार प्रचारक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग को स्टार प्रचारकों की सूची से उनका नाम हटाने का अधिकार होता है। यह है, तो ये आज का कुछ आर्टिकल्स रहा। अब देखते हैं इसमें कुछ क्यों आखिर है क्या। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं, स्टार प्रचारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कुछ मेन पॉइंट था, उसी से है। आइए देखते हैं कितने कथन सत्य हैं। तो जस्ट अभी पढ़ें तो ये तो आसानी से बनेगा ही। कर चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को स्टार प्रचारकों की सूची उपलब्ध करानी होती है, ये तो हमने देखा। कर चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के लिए 40 स्टार प्रचारकों को अनुमति दे सकता है, तो ये भी हमने अभी देखा। गैर मान्यता प्राप्त दल अपनी सूची में 20 स्टार प्रचारकों को शामिल कर सकते हैं, ये भी हमने देखा, तो ये भी सही है। उम्मीदवार के लिए प्रचार के दौरान स्टार प्रचारक द्वारा किया गया खर्च उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल नहीं होता है, तो ये भी हमने देखा। लेकिन खुद ही उम्मीदवार है तो चुनाव खर्च में शामिल होता है, तो यहाँ पे ये कथन तो सही है, सभी 4 ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला। कर राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय 1961 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर दूतावास परिसर उसके प्रमुख की अनुमति के बिना अनुलंघनीय है, तो ये भी हमने देखा, कितने सत्य ढूंढना है। कर राजनयिक एजेंट अनुलंघनीय होंगे, तो ये भी सही है। दूतावास का अभिलेख एवं दस्तावेज किसी भी समय अथवा जहाँ कहीं भी हो अनुलंघनीय रहेंगे, ये भी हमने देखा, तो तीनों सही ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। यह है आपका मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में स्याही जंगली कुत्ते के झुंड को पपड़ी युक्त त्वचा संक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कितने कथन असत्य है इस बार ये ढूंढना है आपको। करैया खुजली की बीमारी है, तो ये तो हमने देखा था, सही है। करैया बीमारी परजीवी घुनिया टिक के कारण होता है, ये भी हमने देखा था। यह एक चिंताजनक विषाणु नहीं, वहाँ तो जीवाणु और कवक था, ठीक है, और कवक था, जिस कारण से तीसरा गलत हो रहा है। इंसानों में संक्रमण फैलने की कोई आशंका नहीं है। आशंका है कि ये मनुष्य में भी फैल सकता है, क्योंकि एक जूनोटिक संक्रमण का ये बीमारी है, ठीक है।
तो यहाँ पे 3 और 4 गलत मिल गया, क्योंकि असत्य ही तो ढूंढना था यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे हम देखते हैं, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में विचार कीजिए। कार्य वर्ष 1986 के दौरान घोषित भारत के पहले वायु रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो ये हमने देखा था ना, असत्य ढूंढना है। कर MTR तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में 3 राज्यों अर्थात कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पर अवस्थित है। तो ये भी हमने देखा, दोनों सही, लेकिन असत्य ढूंढने कर रहा है, तो ऑप्शन डी को मान लेते हैं, उत्तर सही होगा। ठीक है, ये देखते हैं, मर्सेनरी स्पाईवेयर हमला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा आम साइबर खतरों के विपरीत मर्सेनरी स्पाईवेयर हमले का उद्देश्य उपयोगकर्ता के डिवाइस तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना। ये पहला, यदि किसी डिवाइस पर लक्षित मर्सेनरी स्पाईवेयर हमले से छेड़छाड़ की जाती है तो हमलावर संवेदनशील डेटा संचार यहाँ तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक दूरस्थ रूप से पहुँचने में सक्षम हो सकता है। ये भी हमने देखा, सही है। कितने कथन सत्य बताना है। करें ये रणनीतिक रूप से लक्षित उच्च लागत वाले हमले हैं जो ऐतिहासिक रूप से राज्यों से जुड़े हुए हैं, कि पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, राजनेताओं और राजनयिकों जैसे चुनिंदा व्यक्तियों को लक्षित करते हैं। तो ये तीनों सही था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए 2 आपको बताना है कमेंट में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किस शहर में आयोजित की गई थी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको कमेंट में बताना है। यहाँ आप देखेंगे कि अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और कतर। तो इसको भी आपको बताना है कमेंट में। तो आज का आर्टिकल्स और क्यूज आपको कैसा लगा? यदि अच्छा